आज के इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी भर्ती के लिए मॉक टेस्ट यानी कि एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जहां पर परीक्षा के जैसे ही आपको पूरे 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहां पर इस वीडियो को देख करके आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी आगामी एग्जाम के लिए कितना है। अगर आप चाहते हैं खुद ऐसा टेस्ट देना तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको बिल्कुल फ्री में सभी स्टडी मटेरियल मिलता है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और यहाँ पे खाली जगह आपको दिख रहा होगा, आपको इसे ही भरना है। आपके विकल्प भी आपको नीचे दिखेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैथ या फिर रीजनिंग है तो इसके लिए आपको करीब 10 सेकेंड से 15 सेकेंड, अगर ये जीके होगा तो 2 से 3 सेकेंड मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक खाना दिया गया है 6, 15, 20, 8, 4, 5, 3, 5, 20, 51, 65 और यहाँ पे भरना है। तो बताइए क्या होगा। इसको देखने से एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे जब नीचे आप जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये बढ़ गया है, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो भी हुआ होगा नीचे की तरफ काउंटिंग हुई है। इधर होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि 6, 15 और 20 हुआ है और 8, 4 और 5 हुआ है, जो कि उतना सही नहीं लग रहा है। नीचे जाके बढ़ जा रहा है, यानी कि यही हो जाएगा। अगर आप 8 छक 48 करें और 48 में इस 3 को जोड़ दें तो हो जाएगा 51। 15 चौको 60 और 60 और 5 65, यानी कि पहला और दूसरा का गुणा हो रहा है और तीसरा वाले को उसमें ऐड किया जा रहा है। 20 5 100 और 20 120, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ये होगा 120। तो आपने देखा, इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताते रहना है और अभी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वीडियो देखने में भी आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दिया गया है और यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं HSFUD और यहाँ पे आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। देखिए अगर आपको सबका पता होगा तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप H का देखेंगे तो H और F में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन कुछ इस तरह ही हुआ है, इस तरह, क्योंकि S के नज़दीक है U। तो अगर H में से आप 2 घटाते हैं तो क्या होता है, यफ होता है। यच होता है 8 और यफ होता है 6, यानी कि ये 8 होता है, ये 6 होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 क्या हुआ है, घटा है। उसी तरह यहाँ से जब यहाँ पे गया है तो यहाँ पर भी 2 घटाया गया है। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप यस से यू पर जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि जब यू से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा ही जाएगा, और जब जोड़ा जाएगा तो यू के बाद अगर 2 जोड़ेंगे तो जो आता है यह है डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो अगला देखते हैं। अगला एक मैथ है और एक जीके का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए आपको इस तरह उत्तर कमेंट करके बताना होगा कि तीसरा का आपका कौन सा सही है। इसी तरह आप अपना उत्तर कमेंट करिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10 या फिर 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, लेकिन अगर हम 13 से भाग दें तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वो संख्या कौन सी होगी। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप सबको चेक करिए अगर आप ऑप्शन से लगाना चाहते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है नियमानुसार, वो ये है कि पहले आप 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालिए। अगर आप 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 दहां के 120 और ये भी कट जाएगा, यानी कि 120 होगा। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं चल रहा होगा कि 120 कैसे आया, तो आप इस तरह भी निकाल लेंगे। ये होगा 4, 5, 6 और फिर 2 से देंगे तो 2, 5 और 3, फिर 2, 3 और 5, 5 3 15, दुना के 30, दुना के 60 और दुना के 120। एलसीएम आ गया 120। अब वो संख्या है जो भाग देने पर 5 हमेशा शेष बचता है, यानी कि वो संख्या होगी 120 के, और जो 5 बचता है उसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब चूंकि इसको 13 के कटाने के फॉर्मेट में लाना है तो इसको हम लिखेंगे 13 गुणे 9 के।
जब 13 का आप 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 117। 120 में से 117 घटा दिए तो बच गया 3k और प्लस 5। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, ये और एक ये। अगर आप इसमें 13 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर इसमें 13 से आप भाग देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें 3k प्लस 5 को ऐसा बनाना है, इसमें k की वैल्यू रख करके, कि ये 13 से कट जाए। अब जब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 एक में 3, 5 8 हो जाएगा, जो कि नहीं कट रहा है। k की वैल्यू 2 रखिए, 6 5 11 हो गया, जो कि 13 से नहीं कटेगा। k की वैल्यू 3 रखिए, 3 नहीं 5 रखते हैं, 5 3 15 और 5 हो गया, यानी कि 20, ये भी 13 से नहीं कटेगा। अब इसको 7 करिए, 7 करेंगे तो 7 तरीके 21 5 26, ये 13 से कट जाएगा, यानी कि जो आपका k का वैल्यू आ गया, क्या आ गया? 7। अब वो संख्या क्या होगी? संख्या माना था हमने इसको 120 k प्लस 5, 120 और k का मान रखिए 7 और प्लस 5, तो ये हो गया 840 और 5 यानी कि 845। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, उसके लिए वीडियो फायदेमंद होगी। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब ये उधार लेने की बात आती है तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब दो चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आरबीआई है, जिसे हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, छोटे छोटे ये बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, जो भी, उन बैंकों को भी लिख लीजिए जिनको सब लूट के भग गए। तो अब क्या होता है कि आरबीआई कभी कभी इनको लोन देता है। जब आरबीआई इनको लोन देगा तो इसे कहा जाएगा रेपो रेट, और जब कभी कभी आरबीआई इनसे लोन लेगा उल्टा, तो इसे कहा जाएगा उल्टा रेपो रेट, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। देखिए, अगला वाला क्वेश्चन ये फिर से जीके का है और नीचे वाला रीजनिंग से है, तो आप खुद हल करते रहिए और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग जुड़े इस वीडियो के साथ। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई है? मतलब इसमें एक संशोधन किया गया, तो ये कौन सा संशोधन है? ये संशोधन देखिए, अगर आपको ईयर बता दें तो ये 1963 में किया गया था। और इसमें क्या किया गया कि जो जज 60 वर्ष पे रिटायर हो रहे थे उनको 62 वर्ष तक कर दिया गया कि नहीं नहीं, अब ये 62 पे रिटायर होंगे। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 15वां। निम्नलिखित विकल्पों में से वह वेन आरेख चुनिए जो सांप, छिपकली और सरीसृप के बीच सही व्याख्या करता है। मतलब सरीसृप क्या होता है? सरीसृप मतलब ऐसे जीव जो कि रेंग कर चलते हों। तो सांप क्या कैसे चलता है? सांप तो रेंग के ही चलता है। और छिपकली भी रेंग के चलती है। क्या सांप और छिपकली दोनों एक प्रजाति के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांप अलग है और छिपकली अलग है, दोनों को हम अलग अलग बना देंगे। लेकिन सरीसृप बनाना है, मतलब रेंग कर चलने वाले जीव, तो ये इस तरह होगा। यानी कि अब देखिए, कोई डायग्राम है जो कि इस तरह दिख रहा है, तो वही सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत रहती है किसी भी क्वेश्चन में, तो एक तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ऐप पे जाइए और वहां जाके आप टेस्ट दे लीजिए। ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन, देखिए मैथ का है और आप इसे खुद भी हल करिए। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे हम फिर से लिखना चाहेंगे, आप हल करते रहिए। ये उन लोगों के लिए लिख दे रहे हैं जिनको अच्छा नहीं दिख रहा है। और देखिए एक चीज़ और, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मोबाइल में 3 डॉट का बटन दिख रहा होगा, इसे आप क्लिक करके इसे और अच्छी क्वालिटी कर पाएंगे। लैपटॉप यूजर हैं तो नीचे क्वालिटी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसे हल करते हैं। इसको आप आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। जब इसे तोड़ नहीं पाएंगे तो इसी तरह ही छोड़िए। इसको आप देखिए, तो इस 32 को आप देखेंगे तो इसे हम छोड़ रहे हैं नीचे, यहाँ पे 7 हो गया और ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 5। यहाँ पे 3 है। अगर इसको आप लिखेंगे 800 और कितना है 84 है, तो 884 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 216 चौक, हाँ, यानी कि 6 का पावर 3 और गुणे 4। अब यहाँ पे 3 वाले को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, घनमूल निकाला जा रहा है, तो हम 3 वाले को बाहर निकाल देंगे। अब पूरा लिख देते हैं
यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 7 दूना के 14, और देखिए यहाँ पे ये 2 होगा, 7, ये 2 बाहर निकल गया और ये 4 अंदर ही बच गया। यहाँ से आप देखेंगे तो 6 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब आप देखेंगे तो सब में एक समानता आ गई है कि सब में जो अंदर है ये केवल 4 है और बाहर मतलब कि जो उनकी पावर है ये घन है। यानी कि आप इसमें से इसको घटा दीजिए, हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, और 10 √3 यहाँ पे होगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। ये आपका उत्तर होगा। अगर आप विकल्पों पे गौर करें तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये कड़ी का सवाल था और उतना हार्ड नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसे 20 से 30 सेकंड में लगा सकते थे, लेकिन इसे हम दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। आप भी हल करिए और अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। एक थैले में 150 पैसे तथा 25 पैसे के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है 5, 6 और 7। यदि उनका कुल मूल्य 117 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या एवं 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का योग विभाजित नहीं होगा किसके द्वारा। मतलब कह रहा है ना कि एक थैला है और उसमें कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। अब पता नहीं है कि कितने कितने हैं, लेकिन जो इनका अनुपात है, अगर 1 रुपया वाला 5 होगा तो 50 पैसे वाला 6 होगा और 25 पैसे वाला 7 होगा। ये इनका अनुपात है। लेकिन जब इनको जोड़ा जा रहा है, इनके पैसे को काउंट किया जा रहा है, तो कुल मिला के 117 रुपये आ रहा है। अब देखिए, जब इनका अनुपात दे दिया है तो जब इसे हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हम मान लेते हैं कि 5 है, x मान लेंगे तो 1 रुपये का सिक्का है, 5 होगा तो 5x हो जाएगा। अगर हम ये 6 होगा 50 पैसे वाला, तो जब 6 50 पैसे के सिक्के होंगे तो उसका मूल्य कितना होगा? 3 रुपये के बराबर होगा। यहीं पर आपको समझना है, जब 6 50 पैसे के सिक्के होंगे तो 3 रुपये के बराबर होगा। अगर इसी तरह 7 25 पैसे के सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 7x/4, इसका ये मूल्य होगा। अब सबका मूल्य जोड़ने पे कितना दिया है? 117 रुपये। अब बस आप इसे जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x धन 7x/4 117। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 8 चौक को 32x, 7x बराबर 117 गुणे 4। ये इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 39, यानी कि x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 117 गुणे 4 और भागे 39। अब ये जाएगा 3 बार और 3 का हो जाएगा 4 में गुणा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू जब आ गई 12 तो अब आप रख दीजिए उनके जगह जगह पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो सिक्के हैं इनकी संख्या हो जाएगी, चूंकि यहाँ पे काउंट करना है कि 50 पैसे और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या का योग किससे विभाजित नहीं होगा, तो पहले सिक्कों का योग निकालिए। अब जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं इनकी संख्या है 6, ठीक है, 6x, और 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या है 7x, ठीक। x की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो गया 13 गुणे 12 और ये आ गया 156। अब आपको यही बता देना है कि 156 किससे नहीं कटेगा। तो क्या ये 13 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा? तो 7 से नहीं कटेगा और यही आपका उत्तर होगा। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य हम जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसका आधा और इसका बटे 4 किया था। अगला है कि ओमान की राजधानी कहाँ है। तो ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमान की राजधानी है मस्कट। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभान्वित होगा। मतलब मुद्रास्फीति होती है, ये आपने एक ये मतलब कि इकोनॉमिक्स का टर्म है, आपने सुना होगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो उत्पादक वर्ग होता है इसको लाभ मिलता है, जो व्यापारी वर्ग है इसको भी लाभ मिलता है, जो ऋणी है उसको भी लाभ मिलता है। यानी कि जब 3 ऑप्शन सही हो गए तो जाहिर सी बात है कि इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला है कि श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाइए। ये एक सीरीज दी गई है, 1, 3, 7, 15 और 32।
अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो आप अपने तरीके से लगाइए और बताइए कि आपका सवाल का मतलब उत्तर कौन सा सही है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, इस पे गौर करेंगे तो 4 है, इस पे गौर करेंगे तो 8 है, और इस पे गौर करेंगे तो 17 है। अब तो आपको पता चल गया कि हर जगह जब दुगुना दुगुना जुड़ रहा था तो यहाँ पे 17 नहीं 16 जुड़ना चाहिए था, और अगर हम 16 जोड़े होते तो ये 32 नहीं 31 होता। यानी कि आपका जो गलत उत्तर है ये है 32। अगला है 12वां कि यदि गो बराबर है 32, यदि जी ओ बराबर है 32, यस एच ई बराबर है 49, तो यस ओ एम ई का मान बताइए। अब इसे गो मने जाना और सी मने वह वाला अर्थ मत निकालिए, वो गलत है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कि होता क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गो बराबर है 32, ओ का कितना होता है, क्या आपको पता है ओ का कितना होता है? देखिए ओ का नॉर्मली तो ऐसे 15 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 15 रख दें और जी का होता है 7 रख दें तो 15 और 7 कितना हो रहा है 22 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है 32। यानी कि जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे कुछ नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अगर सीधे सीधे जोड़ा गया होता तो ये 32 नहीं 22 होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे 27 में से। 27 में से जब आप 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 20, और ये 15 होता है तो इसको भी 27 में से घटाइए, ये हो जाएगा 12। 20 और 12 हो जाएगा 32। यानी कि एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये 27 में से उनके रियल नंबर को घटा करके जोड़ा गया है। यस एच ई का भी चेक कर लीजिए। यस एच ई का अगर आप चेक करेंगे तो ये 19 होता है, अगर 27 में से 19 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8। ये होता है 8, 27 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 19, और ये होता है 5, 27 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 22। इसको जोड़ के देखिए, ये हो जाएगा 22, इसको 20 कर दीजिए और इसको 41, 41, 8, 49, ये 49। यानी कि जो हमने रूल बनाया है, ट्रिक बनाया है, वो बिल्कुल सही है। आपको उनके रियल नंबर को 27 में से घटा करके जोड़ना है। तो अब सम का निकालते हैं जो कि पूछा गया था। तो सम का यस का होता है कितना 19 होता है, और 27 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसका 15 होता है, 27 में से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। इसका 13 होता है और 27 में से घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। इसका 5 होता है, 27 में से घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। 12 8 20 और 20 40, 2 42, 4 46, 10 56। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ये 56 होगा। तो इस तरह आपको देखिए रीजनिंग में यही तो बात है कि आपको पता करना होगा कि किस रूल्स का वहाँ पे काम किया गया है, कौन सी रूल वहाँ पे फॉलो की गई है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन जो कि एक कोऑर्डिनेट का है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेट के क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, या फिर कई सारे लोगों को तो अच्छी तरीके से आता ही नहीं है। तो अगर आपको आता है तो हल करिए। कह रहा है कि एक्स वाई निर्देशांक पद्धति पर यदि ए बी तथा a+3 और b+k उस सरल रेखा पर स्थित है, दो बिंदु हैं जिसका समीकरण x बराबर 3y - 7 है, तो k का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर है 3y - 7 इस पर स्थित है। अब a की वैल्यू क्या दिया है, पहले आप ये समझ लीजिए a की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से a+3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे आप लिख सकते हैं a बराबर है 3b - 7, अगर ए बी के कंडीशन में हम देखें तो, और a की वैल्यू हम रखेंगे a+3, और उसी तरह b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी b+k। जब b+k है तो ये हो जाएगा 3b + k - 7, a+3 3b + 3k - 7। अब आप इसे हल करिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3b - 7 है, और जो 3b - 7 होता है ये किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। यानी कि a + 3 बराबर कर देंगे a + 3k।
देखिए इस 3k को हटा लिए हैं और 7 को इधर ला दिए हैं, तो ये a के बराबर हो जाएगा। अब a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 बराबर हो जाएगा 3k, यानी कि k की वैल्यू हो जाएगी 1, और यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। देखिए वीडियो को में हम उतना टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये करीब 1 घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, तो जाहिर सी बात है कि जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप जिन क्वेश्चनों पे आपको कन्फ्यूजन है आप उसे दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है? मतलब कि राज्य में एक ऐसा पद होता है जो कि सरकार के मामले को कोर्ट में देखता है, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 165 में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड ये GIC यानी कि साधारण बीमा निगम कंपनी की एक सहायक कंपनी है। एक अखबार में हमेशा क्या होता है? एक अखबार में हमेशा होता है क्या? समाचार, एडिटर, कागज या फिर विज्ञापन? बताइए क्या होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। देखिए अखबार कहने का क्या मतलब है? अखबार मतलब क्या है? अखबार से आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि एक प्लेन वाला पेपर है और आप उसको अखबार कह देंगे, ऐसा नहीं है। एक न्यूज पेपर को आप अखबार कह रहे हैं हिंदी में, ठीक है, तो न्यूज पेपर किसको आप कहते हैं? जिसमें क्या हो? न्यूज हो। तो इसके लिए जो आपका सही होगा ये होगा समाचार। जरूरी नहीं कि उसमें कागज हो, वो डिजिटल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो विज्ञापन वाला हो, क्योंकि अगर आपने कोई पेड पेपर आप ले रहे हैं जिसमें आप मंथली पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसमें विज्ञापन नहीं होगा। जैसे आप यूट्यूब में देखते हैं कि अगर आप प्रीमियम वर्जन ले लेंगे यूट्यूब का तो आपके सामने कोई ऐड नहीं आएगा। उसी तरह जरूरी नहीं कि वहाँ पे कोई एडिटर ही हो जो उसको लिखा हो, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में कई सारे पेज होते हैं, तो हर पेज एडिटर द्वारा नहीं लिखे गए होते हैं। तो अगला क्वेश्चन 17वां है और देखिए एक शानदार क्वेश्चन है, आप भी हल करिए। क्वेश्चन जिनको भी नहीं दिख रहा है, क्वालिटी में कोई इशू लग रही है, तो क्वालिटी में जा करके आप इसे चेक कर सकते हैं। ये वीडियो हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड की गई है। तो कह रहा है कि एक फिगर है, इसमें OD, OE तथा OF त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। मतलब कि एक त्रिभुज है और इसमें 3 भुजाओं पर लंबवत जो बांटने वाले हैं OD है, OE है और OF है। मतलब ये लंबवत है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये दे दिया गया है। अब बताइए कि BAC तथा BOC के बीच में संबंध क्या है? देखिए इसमें O है, वो ABC के परिवृत्त का केंद्र है, ठीक है, और जो BC है उस वृत्त की जीवा है। मतलब ये एक ऐसा परिकेंद्र है, ये O जो कि ये जो BC है उसकी एक जीवा है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तब आपने एक पढ़ा होगा नियम कि किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब अगर इस तरह हो और यहाँ पे एक जीवा हो, तो यहाँ पे अगर केंद्र हो तो आप देखते हैं कि जो यहाँ पे कोण बनेगा इसका ये दोगुना होगा। ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा जरूर, और उसके अनुसार ये होगा जो BOC है, BOC है, मतलब ये वाला कोण ये आधा होगा BAC का, यानी कि आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए ये वाला अगर आपने पढ़ा है तो बस आसानी से आप चौथे नंबर को ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके दुगुना होगा। अगला है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 और अल्फा संबंधे बीटा बराबर 2 संबंधे 1 है, तब बताइए कि साइन अल्फा संबंधे साइन बीटा का मान कितना होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा का मान अगर आप निकालेंगे, अल्फा बराबर, इससे आप निकालिए अल्फा बराबर क्या होगा 2/3, और 2/3 किसका? 90 का, क्योंकि इनका अनुपात तो 2 संबंध 1 के अनुपात में है ना, तो ये हो जाएगा 60। और बीटा का मान कितना होगा? 1/3 गुणे 90, यानी कि ये हो जाएगा 30। अल्फा और बीटा का मान निकल गया, और यहाँ पे दिया है साइन अल्फा, यानी कि साइन 60 बटे साइन
30, इसी का मान आपसे पूछा गया है। ये होता है 3/2 और संबंध है 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3 संबंध 1। बेहद आसान क्वेश्चन था, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि दूध खाइए सब विटामिन मिलेंगे, लेकिन ये गलत है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। साबुन बनाने की विधि इनमें से कौन सी है? मतलब इनमें से कौन सी विधि है जिससे आप साबुन बना सकते हैं? देखिए, साबुन बनाने में एक निर्मलन का प्रयोग होता है और इसमें जो विधि है ये होती है सेपोनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का और अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है ये कि शिल्पी का परिचय कराते हुए रीचा ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि शिल्पी से रीचा का क्या संबंध है? देखिए, कौन कह रहा है? रीचा ने कहा। रीचा ने क्या कहा? यह मेरे पिता, मतलब ये तो खुद एक महिला है, इनके पिता, मतलब कि पिता को हम प्लस से दिखाएंगे। इन मेरे पिता की इकलौती पुत्री कह रही है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब कि यही हुई ना, ये इकलौती पुत्री है और इसकी ये खुद कह रही है कि हमारा ये पिता है, तो जाहिर से इकलौती पुत्री यहाँ पे आ गई। और इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री, मतलब इनकी पुत्री यहाँ पे वो लड़की है और ये कौन है? शिल्पी है। शिल्पी है। अब कह रहा है कि बताइए कि शिल्पी से रीचा का क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? ये इसकी माता है। काफी आसान क्वेश्चन है, आपका जो भी तरीका होगा अब तक आ गया होगा उत्तर। यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है तो टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? मतलब स्टेज पे होता है ड्रामा, तो टेनिस कहाँ होता है ये आप बता दीजिए। बताइए। ये होता है कोर्ट में, मतलब जो खेल वाले स्थान है उनसे ये क्वेश्चन है। तो ये रहा, आप देखते हैं 23वां। आप भी हल करते रहिए और जो भी आपका उत्तर है कमेंट करके बताते रहिए। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 18 है। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता है तो कक्षा की औसत आयु 19 वर्ष हो जाता है। बताइए कि शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए, 35 अभ्यर्थी हैं, इनकी औसतन उम्र है 18 साल, यानी कि इस तरह की कंडीशन है। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो 18 × 90, 9, 18 × 36 और 9, 18 × 54 और 9 हो जाएगा 63, 630। अब कह रहा है कि यदि हम शिक्षक को जोड़ दें, तो जब शिक्षक को जोड़ देते हैं तो इनकी औसत आयु 19 वर्ष हो जा रहा है। जब आप शिक्षक को जोड़ेंगे तो पहले 35 थे, जब शिक्षक को जोड़ देंगे तो 36 हो जाएंगे। अब उनकी उम्र 19 साल हो गई, तो 19 साल रख देंगे। 19 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा 4 और ये 63, 4, 68, इतना। यानी कि अब हो गया 684, पहले था 630। आप घटा दीजिए, ये हो गया 54 साल और यही उम्र है आपके टीचर की। तो अगला क्वेश्चन है कि स्मारकों का मामल्य शैली का विकास किस काल की स्थापत्य कला के तहत हुआ है? मतलब जो स्मारक हैं उनमें मामल्य शैली का विकास हुआ है। आपको बताना है कि ये जो मामल्य शैली वाली बात है ये किस काल के स्मारकों में दिखता है। क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है। देखिए, ये चोल कालीन में नहीं दिखता है, ये दिखता है पल्लव कालीन में। पल्लव कालीन में। अगला है कि यदि कार की गति को दोगुनी कर दिया जाए तब समान दूरी पर रोकने हेतु कार ब्रेक बल क्या होगा? मतलब कह रहा है कि यदि कार पहले जो 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी, अब इसको 10 किलोमीटर कर दिया जा रहा है। मतलब पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब उसी दूरी पर रोकने हेतु ब्रेक कितना पावर से लगाना होगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा है। आपको ये समझना होगा कि इसमें रिलेशन क्या होता है। तो इसमें रिलेशन होता है दोगुना का, यानी कि जब गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो जब हम गति को दोगुना कर रहे हैं, 5 से 10 कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना। यानी रोकने के लिए अब आपको 4 गुना ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अगला है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर है। 66 किलोमीटर चलने के बाद यह कितने चक्कर लगाएगी?
देखिए आसान क्वेश्चन है, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा परिधि। तो जो साइकिल का पहिया एक सर्कल के जैसा है, तो इसका परिधि मतलब डायमीटर परिधि बराबर क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुणे 22/7 और आर का मान कितना है 28 व्यास है, यानी कि आर का मान हो जाएगा 14। जब आप इस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 बार और 2 दूना के 4, 22 चौक हो जाएगा 88, यानी कि एक चक्कर में 88 मीटर राउंड लगाएगा। कुल मिला के जो टोटल दूरी है यह है 66 किलोमीटर। एक चक्कर में लगाएगा 88 मीटर, क्योंकि किलोमीटर को हम बदल लेंगे मीटर में और गुणा कर देंगे 1000 से। 1000 से गुणा कर देंगे, 88 से भाग कर देंगे और 66 से गुणा होगा, तब जाके आपका उत्तर आ जाएगा और ये होगा आपका उत्तर 750। 750 चक्कर लगाएगा पूरा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान इतना माइनस इतना के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, आपको बता देना है कि इनमें से कौन इसके बराबर है। देखिए 1/a प्लस a इसके बराबर कौन है, ये पूछा गया है। आपने एक समीकरण पढ़ा होगा कि इस तरह की कंडीशनों में जब यहाँ पे एक चीज का स्क्वायर है और यहाँ पे एक दूसरे चीज का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो इस तरह की कंडीशनों को हल करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप दोनों समीकरण को अलग अलग हल कर दीजिए, या फिर एक में अगर हल करते हैं तो भी आप हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में होगा a माइनस बी और एक क्वेश्चन में होगा a प्लस बी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2a और यहाँ पे हो गया 1 a प्लस 1a। अगर आप a का एलसीएम ले लें तो 1 1 2 अपान a, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 अपान a। जब 2 अपान a लिखेंगे तो a से a कैंसिल और 2 का 2 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये काफी आसान था, आप एक एक समीकरण को इसको और इसको अलग करके घटा भी देते तो भी आपका उत्तर आ जाता। अगला है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जैसे है कि 4 64, तो बताइए कि 6 के आगे क्या आएगा। तो आपको पता है कि 4 से 64 का रिलेशन क्या है। 4 का अगर आप क्यू करते हैं तो 64 आता है, उसी तरह 6 का आप क्यू करेंगे तो 216 आएगा, यानी कि उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का दमन किया था। ठगी प्रथा जो कि इसका दमन किया गया 1829 में, जब सती प्रथा को बैन किया गया उसी समय इसका भी दमन किया गया और वही था मतलब वही वायसराय था और ये था लॉर्ड विलियम बेटिक। राजा राम मोहन राय के कहने पे सती प्रथा को 1829 में बैन किया गया और उसी के आसपास ठगी प्रथा को भी बैन किया लॉर्ड विलियम बेटिक ने। इस्माग जिसको आप कहते हैं यह मिश्रण होता है किसका किसका, ये पूछा गया है। मतलब जो कोहरा दिखता है आपको उसको आप स्माग बोलते हैं, लेकिन उसमें धुआं भी रहता है और कोहरा भी रहता है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्माग। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है 30वां और आप भी हल करिए। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको कि 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है, तो बाएं से उनका स्थान 8वां हो जाता है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर हो। कह रहा है ना कि कुल टोटल लड़कियां हैं 30 और शिवानी अपने एक जगह पे है, ये पहले वाला इसका फिक्स जगह है। अब ये 6 स्थान इधर आती है, जब 6 स्थान इधर आती है मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे थी शिवानी, लेकिन अब आ गई शिवानी यहाँ पे। अब कह रहा है कि जब ये 6 स्थान खिसक जाती है तो बाईं ओर से जो इसका नंबर है ये 8वां हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन में कुल मिला के 30 लड़कियों के बारे में बात की गई है। जब बाईं तरफ से इसका यहाँ पे 8वां नंबर है तो इधर से इसका कौन नंबर होगा, ये होगा 23वां, क्योंकि 23 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 और 1 घटा देंगे तो ये टोटल नंबर के बराबर आना चाहिए, ये तो सबको पता है।
तो यानी कि यहाँ पे इधर से इसका स्थान हो गया 23वां। अब कह रहा है कि उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर हो। मतलब कि इससे दाईं ओर था 4 स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे रहती है उर्वशी। तो अब कह रहा है कि उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा। देखिए, पहले आप बाएं से निकाल लीजिए या फिर दाएं से ही निकाल लीजिए। देखिए ये 22 है, दाएं से हम काउंट कर रहे हैं। ये 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13, यानी कि जो उर्वशी के स्थान की बात की गई है ये है 13वां। तो आपको क्वेश्चन हल करने में थोड़ी बहुत ध्यान देना होगा। बहुत उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। पहले दे दिया था शिवानी का स्थान, बाद में इसको 6 अंक इधर किया गया। जब यहाँ पे आ जाती है तो बताया जा रहा है कि अब ये इधर से 8वीं है। जब इधर से पता चल गया कि 8वीं है तो इधर से 23वीं होगी। जब 23वीं पता चल गया तो दोनों को जोड़ देंगे। मतलब कि ये पता चल गया इधर से 23वीं है। अब कह रहा है कि जो उर्वशी है, जो पहले वाला इसका स्थान है, इससे 4 अंक इधर है। तो अब गिन लेंगे, या तो आप 8 से काउंट करते आइए या फिर 23 से घटाते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की तरफ है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम बना दें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इसका मुंह पश्चिम की तरफ था, इधर था। अब ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी किधर, इधर घूमेगा। कितना डिग्री, 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री घूमेगा तो अब इसकी नज़र इधर होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये यहाँ पे आ गया तो ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। कितना, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। जब ये दक्षिणावर्त घूमेगा तो यानी यहाँ से चलेगा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ आ गया, यानी कि अब इसका मुंह इधर है। अब कह रहा है कि यहाँ से आकर के ये 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। देखिए अगर एक चक्कर लगा दे तो 360 होता है और 315 को आप घटा देंगे तो ये 45 होगा। यानी कि जब आप इसे बायां घुमाइए 315 डिग्री, ध्यान से सुनिए, या तो बायां घुमाइए 315 डिग्री या फिर दायां घुमा दीजिए 45 डिग्री, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जब हम यहाँ पे हैं इधर और दायां घुमाना है हमको 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री। तो अब यहाँ से ये दक्षिणावर्त जाना है, यानी कि ये इधर ही जाएगा 45 डिग्री, और जब ये 45 डिग्री जाएगा तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह के क्वेश्चनों में अगर आप पूरा क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं तभी गलतियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारा ये हल किया हुआ समझिए। अगर आपको खुद आ रहा है तो आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो चाहे तो स्पीड बढ़ाकर भी इसे देख पाएंगे। अगला है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपने गंतव्य स्थान को पहुंचती है। मतलब चल रही थी कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तब गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। मतलब अगर 40 से पहुंच रही थी तो ठीक था, लेकिन अगर ये 35 कर दिया तो 15 मिनट लेट हो गई। अब आपको बता देना है कि यात्रा की दूरी कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसे हल करने के कई सारे तरीके हैं। अब एक तो है कि आप मान लीजिए कि यात्रा की दूरी इतना है, तो आप मान के भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह भी आपका उत्तर आ ही जाएगा। तो मान लीजिए कि यात्रा की दूरी x मीटर है, ठीक है। और जब x मीटर आप मान रहे हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। x किलोमीटर ही मानिए, x किलोमीटर है। अब देखिए ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, तो ये इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसको 40 से भाग दे दीजिए, 40 से आप भाग देंगे इतना समय लगेगा, क्योंकि समय बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। अब ये अगर 35 की रफ्तार से जा रहा है तो x बटा 35 लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि x बटे 35 माइनस x बटे 40 बराबर है 15 मिनट, यानी कि 15 बटा कितना, 60, 15 बटा 60। अब यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ से आप खुद ही लगा लीजिए, और आप जब लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा।
अगला है कि हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है। जो हम्पी के स्मारक हैं इनका समूह कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, और हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। देखिए इसका उत्तर 70 किलोमीटर आएगा, आप खुद लगा सकते हैं। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी किस राज्य में स्थित है। आप इसे भूल जाइए, बस बताइए कि चेनानी नासरी ये किस राज्य में स्थित है। तो चेनानी नासरी स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय है। बताना है कि कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए अपरिमेय ये होता है जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सके। अगर हम 16 को देखेंगे तो इसको 4/1 लिख सकते हैं। 12 को देखेंगे तो इसको 2 इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप 9 को देखेंगे तो इसको 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि आपका उत्तर होगा √12। अगला है कि ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक है तथा ए और बी का महत्तम समापवर्तक है। तब बता दीजिए कि इनको हल करने पर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसे हल करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि लघुत्तम और महत्तम का मल्टीप्लाई करने पर संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि 37, 23, यहाँ पे x दे दिया है, ठीक है, धन 5 कर देंगे, 6 और 4 इस तरह दिया हुआ है। जब इस तरह दिया हुआ है तो इसे हम हल करेंगे, और जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और ये आएगा 7, यानी कि यह वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 30 मिनट में घड़ी के घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी। 30 मिनट में 1 मिनट में आधा अंश घूमती है घंटे वाली सुई, तो 30 मिनट में कितना घूम जाएगी। जब 1 मिनट में आधा अंश तो 30 मिनट में आधा, 30 का आधा मतलब कि 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और किसको नवाब बनाया गया। देखिए होता क्या है कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। इसी को खरीद लिया गया और मीर जाफर ने ही अपने राजा को मार दिया। केवल युद्ध एक नाटक के लिए हुआ और मीर जाफर ने ही मारा, यानी कि मीर जाफर को ही राजा बनाया गया। तो अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। देखिए ये क्वेश्चन है 40वां नंबर, और यहाँ पे आपके विकल्प हैं कोसी, झेलम, चिनाब और सतलज। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, और इसके लिए सही उत्तर है सतलज। अगला है कि एक विशिष्ट कोड में ROA रोड्स को 57, हार्न्स को 55 कहा जाता है। तो बताइए कि ब्लो को किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। आप इस तरह लिख लीजिए ROAD हियर। R का होता है 18, इसका होता है 15, इसका होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 19। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33, 33, 37, 37, 38 और ये हो गया 57। यानी कि बस जो नंबर्स हैं उन्हीं को जोड़ दे रहा है। हार्न का भी आप चेक कर सकते हैं। हार्न का आप चेक करेंगे तो ये होता है 8, ये होता है 15, ये होता है 18 और ये होता है 14। आप जोड़ेंगे तो ये 15, 8, 23, 23, 18, 41, 41, 14 हो गया 55। इसी तरह पूछा है ब्लो का, BLOW, सबका पता होना चाहिए। 2 होता है, इसका 12 होता है, इसका 15 होता है और इसका 23 होता है। 15 और 12 27, 27 2 29 और 29 और 23 हो गया 52। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको जरूरी है कि सबका नंबर एग्जैक्ट याद हो, बिल्कुल याद हो, उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने देख लिया 41 नंबर को, अब देखेंगे 42 नंबर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप भी हल करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका उत्तर क्या आया है और आप कब कितने में हल किए हैं। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पे कुछ लड़के एवं लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए, अब सभी लड़कियों को 20 रुपए का उपहार दिया। यदि कुल 280 रुपए खर्च हुए तो बताइए कि लड़कों की संख्या कितने थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो एक चीज दिया गया है कि जो बॉयज हैं उनकी संख्या अगर आप x मान लें तो गर्ल की संख्या क्या हो जाएगी x + 2, क्योंकि 2 कम है, गर्ल की संख्या 2 अधिक है। ठीक है, अब जो लड़के हैं इनको 10 रुपया दिया गया है। यहाँ अगर हम मनी की बात करें तो लड़कों को कुल मिलाकर 10x रुपए दिए गए हैं, लड़कियों को 20 रुपए दिया गया, यानी कि 20x + 2
इस तरह जब पैसा बांटा जाता है तो ये हो जाता है 20x धन 40, ये हो गया 30x धन 40। लेकिन जो लड़के का पिता है वो कहा कि नहीं, मेरा तो 280 रुपये खर्च हो गए, यानी कि इसको बराबर कर दीजिए 280 के। x बराबर हो जाएगा 240/30, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। अब कह रहा है कि बताइए लड़कों की कुल संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या है 8। और अगर यहीं पे पूछ लिया होता लड़कियों की संख्या कितनी है तो 8 और 2 10 होता। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतया कट जाए। यानी कि कहा गया है कि बड़ी से बड़ी मतलब कि पूर्णतया कट जाए। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप देखेंगे अगर आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, नॉर्मली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, यही तो होगी ना, इससे बड़ी तो कोई होगी नहीं, क्योंकि इससे अगर आप 1 बढ़ाएंगे तो 6 अंकों की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल 5 अंकों की बात की गई थी, तो ये हो गया। अब आप 12, 15, 18 और 27 इसका निकाल लीजिए LCM। 12, 15, 18 और 27, जब आप इसका LCM निकालेंगे, आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा, इसी में हो जाएगा और इसका थोड़ा सा अलग आता है, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये कितना हो जाएगा 540। 540 एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हो गया 540। अब कह रहा है कि ये पूरा जो 5 अंकों की बड़ी संख्या है इसमें से भाग देने पर क्या होगा, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 को अगर आप 540 से भाग देते हैं तो क्या हो रहा है। 540 से भाग दीजिए, 1, 540, 9, 5, 4 और 9। ये नहीं जाएगा कितने बार, अगर आप 9 बार के चक्कर में हैं तो 9 बार नहीं जाएगा, ये 8 बार ही जाएगा। 0, 8 चौको 32 को 2 3 और 8 पटे 40 3 43, ये हो गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 9। अब ये जाएगा 5 बार, तो 5 को 20 और 5 25, यानी कि 2700 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका शेष 99, यानी कि जब वो आपकी जो संख्या थी 99,999, इसमें से आप 99 को घटा देंगे, यही आपका उत्तर होगा और आपका उत्तर होगा 99,900। हमने क्या किया, पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को ले लिया जो कि होता है 99,999, फिर हमने जो दिया गया था उसका निकाल दिए एलसीएम में गया 540, 540 से भाग दिए हैं, आ गया शेष 99। इस 99 को 99,999 से घटा देंगे और यही आपका उत्तर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मनीला में। एडीबी, विश्व की मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूरे विश्व की बात की गई है और यह है सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर झील। अगला है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये एक घनाभ है। ये घन का है और कह रहा है कि इतने ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। मतलब एक घन के बारे में नहीं दिया गया है, एक घनाभ के बारे में दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कह रहा है कि दोनों का जो एरिया है ना, मतलब आयतन, ये बराबर है। जब आयतन बराबर है तो बताइए कि घन की भुजा क्या होगी। तो जब हम घनाभ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे घनाभ का ही दिया गया है, तो हम तीनों का गुणा कर देते हैं। 9 गुणे 6 गुणे और 4, 6 को 24 और 24 का आप 9 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था। अब इतना ही आयतन वाला घन है, तो जब हम घन का आयतन निकालते हैं, घन का आयतन, तो उस समय होता है भुजा का घन, मतलब एक क्यू, यानी कि एक क्यू बराबर हो गया 216 और 216 किसका क्यू होता है? 6 का, यानी कि ये बराबर हो गया 6, यानी कि घन की भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। देखते हैं आगे, और यह है 47वां क्वेश्चन। 47वां है कि यदि x बराबर आधा है और इस तरह का एक समीकरण दिया गया है तो बताइए कि इसका मान क्या होगा।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के कई सारे तरीके हैं। वैसे अगर आप विस्तार वाला तरीका ही अपनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि x प्लस 1/1 प्लस 1/, अब इसको पहले हल कर लीजिए। 1 प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस 1 लिखिए आप, x प्लस 1 बटा x। पहले हम इसको हल कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर इसका मतलब इसको हल करने का वही तरीका है, आपको हमेशा नीचे से ऊपर जाना होगा। तो आगे हल करिए तो ये हो जाएगा x धन, ये आ जाएगा ऊपर, x प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर आप आगे लिखेंगे तो प्लस 1/x प्लस 1 प्लस x बटा x प्लस 1। देखिए कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये नीचे से ही हल करना है आपको। नीचे से आप इसका हल करेंगे तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 5/4। आप खुद हल करिएगा। अगला है कि यहाँ पे एक आकृति दी गई है और आपको बताना है कि यह किस में निहित है। मतलब आप इन फिगरों में से देख के बताइए कि इस कौन से फिगर में ये वाली आकृति सेट बैठ जा रही है। बताइए, आपके पास 30 सेकेंड है। देखिए इसमें नहीं बैठ रही है, कारण ये है ये वाला। एक तरफ तो बैठ जाएगी, लेकिन अगर ये इस तरह रहता तो शायद हो जाता। ये तो गलत हो गया। दूसरे को चेक करिए। दूसरे को अगर आप चेक करेंगे और इसको मिटा देंगे, जैसे कि देखिए ये वाली आकृति सेम है, क्योंकि अगर आप इसमें इस तरह और इसमें इस तरह लगा देंगे तो इसके बराबर हो जा रहा है, यानी कि ये इसके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये आकृति निहित है। अगला है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की जो विभिन्न कोटियां हैं उसके अनुसार ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी और चोल की बात करें तो इसे कहा जाता था देवदान। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? वैसे तो नोबेल पुरस्कार भारत में 1913 में मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन वो महिला नहीं है। पूछा गया है कि महिला बताइए, और इनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। अगला है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा। देखिए 4 शब्द हैं और चारों को इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उनके अनुसार बैठाना है। सब में आगे आर है तो आर हो जाएगा। इसमें से एक इसमें ए है और इसमें ए है, यानी कि पहले नंबर पे यही दोनों आएंगे। इसमें रेन है केवल और इसमें रेन के बाद बो जोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि ये पहले आएगा, यानी कि पहले होगा पहला और उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा चौथा। ठीक, अब तीसरे, दूसरे और चौथे की बात करें तो यहाँ पर आर ई है, यहाँ पर भी आर ई है, बात बराबर हो गई। इसके बाद ई है लेकिन यहाँ पे ए है, यानी कि ए पहले आएगा, यानी इसके बाद आएगा तीसरा और इसके बाद आएगा दूसरा। तो कह रहा है कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा। तो चौथे स्थान पे जो आएगा ये है दूसरा वाला, रिफ। रिफ वाला आएगा चौथे स्थान पे। देखिए यहाँ पे आपसे चौथा, पहला, तीसरा कोई भी पूछ सकता है, तो आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ कथन और तर्क से हैं, तो कथन और निष्कर्ष से हैं। सभी सेव संतरे हैं। सभी सेव संतरे हैं। कुछ संतरे पपीते हैं। कुछ संतरे पपीते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है निष्कर्ष। कुछ सेव पपीते हैं। कुछ सेव पपीते हैं, नहीं भाई, पपीता तो यहीं तक रह गया, सेव तो ऊपर रह गया, यानी कि पहला वाला है वो गलत हो गया। कुछ पपीते सेब हैं। कुछ पपीते सेब हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा भी गलत हो गया। यानी कि यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला ये है कि ना तो पहला और ना तो दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। क्वेश्चन है 53 नंबर का और ये मैथ का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप भी इसे हल करिए। अगर आपका उत्तर आता है तो हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन है कि ए और बी ने 5040 रुपए में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। मतलब कि कोई काम है और उसको दोनों लोग ने कहा मिला करके कि हम 5040 रुपये अगर हम लोग को मिल जाए तो हम दोनों लोग मिल करके इस काम को पूरा कर देंगे। ए अकेला उस काम को 5 दिन तथा बी अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता था। मतलब उनको 5040 रुपये चाहिए थे, चाहे वो अकेले अकेले करें चाहे एक में करें।
और ए करेगा तो 5 दिन में पूरा कर देगा, बी करेगा तो 8 दिन में पूरा कर देगा। पर सी और डी की सहायता से उन्होंने उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। यदि सी ने डी से दुगुना कार्य किया तो बी और डी के भागों में कितना अंतर था। मतलब कि बी और डी का जो भाग मिला, पैसा मिला, जाहिर सी बात है कि देखिए जब इतना का ये पूरा ठेका है तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। जो सबसे तेज करेगा उसको ज्यादा होगा, जो सबसे स्लो काम करेगा उसको ज्यादा कम पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि सी ने डी से दुगुना कार्य किया, यानी अगर आप मान लेते हैं कि सी उस काम को x दिन में खत्म कर देता होगा तो डी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 2x दिन में। 2x दिन में क्यों? क्योंकि जो सी है वो डी से दुगुना काम कर रहा है, तो जो दुगुना काम कर रहा है वो आधे दिन में काम खत्म कर देगा। अब उसी तरह जो ए है एक काम को 5 दिन में और बी उसको 8 दिन में करता है। देखिए अगर हम सब कुछ ले लें तो ए का 1 दिन का काम क्या होगा? 1/5। बी का 1 दिन का काम क्या होगा? बी का 1 दिन का काम होगा 1/8 और सी का 1 दिन का काम होगा 1/x और डी का 1 दिन का काम होगा 1/2x। इस तरह हो गया। अब जब ये मिल जा रहे हैं ए, बी और सी और डी तो ये काम खत्म हो जा रहा है 3 दिन में, यानी कि 1/3। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और लगभग क्वेश्चन का आधा हिस्सा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका एलसीएम होगा ये हो जाएगा 120, नहीं 40 करिए, 40 करिए तो ये हो जाएगा 8 धन 5 धन ये 40x होगा, तो ये सब x हो जाएंगे और ये होगा आपका 40 और ये हो जाएगा 20 बराबर 1/3। अगर आप इसे और अच्छे से हल करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो 180 आएगा। आप हल करिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 180, यानी कि C उस पूरे काम को 180 दिन में और D इस पूरे काम को 360 दिन में पूरा करता है। अब बात आती है हिस्से की कि मतलब किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो अगर आप हिस्से की बात देखें तो हिस्सा भी उनके काम के अनुसार ही बांटा जाएगा, यानी कि 1/5, 1/8, 1/180 और 1/360। अब आप देखेंगे कि सबको बराबर करना है, तो सबको बराबर करना है तो सब में हम 360 से गुणा कर देंगे। जब इसमें हम 360 से गुणा करेंगे और इसके अलावा इसमें भी 360 से, ताकि मान में कोई अंतर ना आए, 360 से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 8 चौको 32, 8 चौको 32 हो गया और 8 5 40 यानी 45 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 72। यानी अब ये रेशियो हो जाएगा 72, 45, इसके अलावा 2 और 1। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए बी वाला क्या है? 45 है। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं, बी का हिस्सा है 45 बटे सबको जोड़ देंगे 72, 45, 2, 1, 3 यानी ये 48 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। 120 हो गया गुणे कुल मिला के 5040 रुपए का ठेका था। अब आप इसे हल करेंगे तो जो आपका उत्तर होगा ये होगा 1890 रुपए का। ये हमारा निकला है बी का। इसी तरह सेम हम निकालेंगे डी का, तो डी के लिए हम डी को ऊपर करेंगे यानी 1 को ऊपर करेंगे और ये होगा 120 गुणे 5040, ये आ जाएगा। आप इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 42। अब चूंकि अंतर पूछा गया था तो 1890 में से हम 42 को घटा देंगे, यह आपका होगा 1848 और यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। हमने क्या किया कि पहले मान लिया सी x दिन में खत्म करता है, डी 2 गुना काम कर रहा है यानी 2 गुना दिन में करेगा यानी 2x हो गया, सबका जोड़ लिया, x की वैल्यू निकल गई, सबका अनुपात निकाल लिया और बी और डी का अलग अलग निकाल करके माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ की है तो मलेशिया का है बैडमिंटन। अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते हैं कंप्यूटर में, इसका काम क्या होता है। देखिए अगर उपयोगकर्ता प्रोग्राम को स्वीकार करना, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम जरूर करता है। प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना ये भी काम करता है। प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना और ये भी काम करता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से कि किस्त वाला सवाल है कि कोई धनराशि उधार पे ली गई है, इसमें 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जहां प्रत्येक किस्त 16,820 रुपए की होगी। यदि लगने वाला ब्याज का दर 16% है तो बताइए कि कुल ब्याज कितना हो गया। देखिए, इसके लिए अगर आपने किस्त वाला फार्मूला पढ़ा हो तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। किस्त वाला में क्या होता है कि पहले पता करना होता है कि प्रत्येक किस्त कितने की है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे प्रत्येक किस्त तो दिया ही है 16,820 रुपए, और यहाँ पे रेट भी दिया है 16% का। अब अगर हम यहाँ पे मूलधन मान ले P, तो P बराबर हो जाएगा 16,820 रुपए बड़ा कोष्टक 100 और 100 प्लस R, R मतलब कि 16 प्लस 100 बटे 100 प्लस R यानी कि 16, और इसका हो जाएगा वर्ग, मतलब ये दूसरे साल का है, और बड़ा कोष्टक बंद। अगर आप इसे हल करेंगे तो 16,820 रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा 100 बटे 116, और ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे 116 गुणे 116, ठीक है। अभी हो जाएगा 16,820 रुपए। अब बस आपको गुणा भाग ही करना होगा, तो आप इसे गुणा भाग कर लीजिएगा। जो आपका उत्तर आएगा ये आएगा 27,000 रुपए, ठीक है। अब ये 27,000 रुपए आपका आ गया मूलधन। अब चूंकि ये पैसा किस्तों के माध्यम से देना है और पहली किस्त है 16,820 रुपए की, तो इस कंडीशन में जब 16,820 रुपए हमें एक किस्त में देना है तो 2 किस्त में कितना देना होगा। 16,820 में हम 2 का गुणा कर देंगे और यह आ जाएगा 33,640 रुपए। देखिए, मूलधन था 27,000 रुपए, लेकिन देना पड़ा 33,640 रुपए। कितना अधिक देना पड़ा, तो 33,640 में से अगर आप 2700 को माइनस कर दें तो ये आपको पता चल जाएगा, और ये देना पड़ा 6,640 रुपए, और यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की, एक बर्तन में रखे अम्ल और पानी के घोल में अम्ल 38% है, मतलब कि एक बर्तन में पानी और एसिड दोनों को मिला के रखा गया है, उस लिक्विड में अम्ल 38% है। बोतल में से 5 लीटर घोल निकाल करके उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि बर्तन में 28.5% अम्ल है तो आरंभ में उसमें कुल कितना घोल था, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे जो जरूरी चीज है, यहाँ पे कह रहा है कि शुरू में जो घोल है इसकी मात्रा नहीं दी गई है, तो हम मान लेंगे कि शुरू में x लीटर उसमें टोटल है। जब x लीटर है तो इसमें 38% एसिड है, तो x का 38% यानी कि 38 बटे 100 यानी कि 38 x बटे 100, ये इतना हो गया उसमें अम्ल। अब बर्तन में 5 लीटर घोल में ये अम्ल कितना होगा, क्योंकि 5 लीटर निकाला गया है, तो जब 5 लीटर में आप देखेंगे तो 5 लीटर का कितना 38%, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 19 बटा 10, क्योंकि ये 20 ये 50 होगा और 5 से कट जाएगा 10 बचेगा, ये हो गया 19 बटा 10। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो पूरा अम्ल है इसमें से अगर इस भाग को निकाल दिया जाता है तो ये बचे हुए अम्ल के बराबर होता है, यानी कि अब ये इतना अम्ल बच रहा है, तो इतना बच रहा है तो ये हो जाएगा 28.5 बटे 100 गुणे x। अब इसे आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू आ जाएगा और यही होगा 20 लीटर। देखिए, यहाँ पे अगर हम सबको अच्छे से हल कराते गए तो ये वीडियो 2 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, इसलिए जरूरी है कि आपको बस तरीका सीखना है कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करें। अगला है कि यदि एक दर्पण को mn रेखा पर रखा गया है तो बताइए कि कौन सी आकृति प्रश्न की सही प्रतिबिंब होगी। मतलब यहाँ पे रख दिया गया है दर्पण, अब आपको बताना है कि इसका फोटो ये कौन सा बनेगा। काफी आसान क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, जब दर्पण यहाँ रखा गया है तो जो बिल्कुल इधर दिख रहा होगा ना, ये अब बिल्कुल इधर दिखेगा, मतलब जो बिल्कुल लेफ्ट में होगा बिल्कुल राइट में। तो बिल्कुल लेफ्ट में क्या दिख रहा है, ये कोण। जाहिर सी बात है कि वो इस तरह कोण दिखेगा। अब कोण देख लीजिए किसमें किसमें सही है बीच में, तो इसमें कोण नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें बीच में कोण नहीं है, ये नहीं होगा।
अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, दूसरा और चौथा इसमें से ही सही हो सकता है। अब चूंकि दर्पण को यहाँ रखा गया है साइड में, तो जो ऊपर वाला फिगर होगा ये ऊपर ही दिखेगा। अगर ये दर्पण नीचे रखा गया होता तो ऊपर वाला नीचे दिखता। तो अब देखिए कि ये इस तरह का आयत किस में ऊपर ही है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ऊपर है, लेकिन इसमें नीचे है, यानी कि ये गलत हो गया। और जब तीन गलत हो गए तो बस एक ही सही है और आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। कितना आसानी से हो गया। पहले हमने क्या किया, देखिए पहले हम क्या किए हैं कि हम देखे हैं कि जब यहाँ पे लगाया गया है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि जो बायां वाला होगा बिल्कुल दाएं में दिखेगा। यानी कि जो यहाँ पे कोण आपको दिख रहा है ये बीच में, इधर देखना होगा किसमें कोण है, तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है तो ऊपर है और इसमें बीच में है। तो यानी कि अब आपका बस दो ही सही हो सकता है, दो या फिर चार, क्योंकि एक और तीन तो गलत हो गया। अब इसमें ये जो ऊपर है ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि दर्पण इधर लगा है, तो ऊपर एक आयत है और इसमें ऊपर एक आयत है, इसमें नीचे है, यानी ये भी गलत, केवल आपका दूसरा नंबर सही होगा। अगला है कि अल्जीरिया की मुद्रा क्या है। अल्जीरिया की मुद्रा है दिनार। अल्जीरिया की मुद्रा है दिनार। अल्जीरिया कैसा देश है, ये अफ्रीका का देश है, एक अफ्रीकी देश है। निम्न में से किसके द्वारा स्वदेशी स्पेस सूट का विकास किया गया है। स्वदेशी स्पेस सूट जिसको पहन के स्पेस में जाया जाता है, ये किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। अगला है यहाँ पे देखिए 61-62 के लिए एक ही बार निर्देश दिया गया है, जैसे कि कलम लेखन सामग्री है, पृथ्वी चंद्रमा है, सूर्य तारा है, चित्रकार कलाकार है। तो बताइए कि इनमें से कौन अलग किस्म का है या फिर गलत कह सकते हैं। देखिए लेखक कलम एक लेखन सामग्री है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी एक चंद्रमा है, बिल्कुल गलत है। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही है। चित्रकार एक कलाकार है, बिल्कुल सही है। यानी कौन गलत हुआ, तो केवल ऑप्शन नंबर बी, और क्वेश्चन के हिसाब से जो अलग होगा वही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 62वां देखिए, ये 16-32 इसमें कह रहा है कि बताइए कौन अलग है। तो ये आप भी हल करिए। 16 दूना के 32, 19 दूना के 38, 23 दूना के 46 और 21 दूना 42 होना चाहिए, लेकिन इसने 40 लिख दिया है और यही अलग है, यानी कि ये आपका ये तीसरा वाला सही होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर आप चाहते हैं इस तरह का टेस्ट देना खुद ही या फिर सारी स्टडी मटेरियल को एक जगह पाना, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 63वां क्वेश्चन है ये एक पाई चार्ट से क्वेश्चन है। कई सारे लोग हैं जिनको पाई चार्ट में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये एकदम बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है पाई चार्ट का। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रवि के द्वारा जो भी अंक पाए गए हैं उसको दिखाया गया है। रसायन में 23%, गणित में 28%, कंप्यूटर विज्ञान में 21%, फिजिक्स में 28%। यदि उसने गणित में कुल मिला के 80 अंक पाए हो तो बताइए कि रसायन में उसको कितने अंक मिले होंगे। यानी कि मान लीजिए कि रवि के पास कुल अंक x थे, तो x का ये कितना पाया है गणित में 28%, यानी कि 28/100। लेकिन क्वेश्चन में तो कह दिया है कि ये 80 पाया है, यानी कि इसको बराबर कर देंगे 80 के। अब आप यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 100 × 80/28, यानी कि आप कटा सकते हैं 4 से, और 4 से होगा 25 और ये हो जाएगा 7, यानी कि ये होगा 2000/7। अब जब 2007 हो गया तो कह रहा है कि रवि का रसायन शास्त्र में बताइए। अब 2000/7 का रसायन शास्त्र में कितना है 23%, 23%, तो 23/100, और ये आपका हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 460/7, यानी कि ये लगभग 68 के बराबर होगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला है कि नासा का महत्वाकांक्षी यान ओरियस रेक्स ये लगभग 2 वर्ष बाद किस क्षुद्र ग्रह पे पहुंचा है। 2 वर्ष लग गए इसको पहुंचने में और ये पहुंचा था बेन्यू पर। मार्च 2019 में इसरो द्वारा प्रस्तावित इमीसैट उपग्रह किस तरह का था। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप 20 में एग्जाम दे रहे हैं और आपसे अगर करंट अफेयर पूछा जाए तो 19 का भी पूछा जा सकता है, तो उसी तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये था एक संचार उपग्रह।
यहाँ पे देखिए एक डाटा तालिका दी गई है और इसी के आधार पे आपका ये जो नीचे क्वेश्चन है इसी का उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि स्टॉक का मात्रा दिया है, औसत लागत दी गई है, जैसे कि मोबाइल फोन का, कैमरा का, टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, एसी का। अब यहाँ पे पूछा गया कि कुल स्टॉक का मूल्य कितना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉक का कुल मूल्य बताइए। तो पहले आप देखिए कि कौन कितना था, जैसे कि 70 मात्रा थी, लागत था 9,000 रुपए की। 70 मात्रा था, इसका कैमरा का लागत थी 9,000 रुपए की। टीवी का 82 था, इसकी लागत थी 49,000 रुपए की। ये 88 था, 49,000 रुपए की। और ये 37 था, 27,000 रुपए की। ठीक है, अब सबको कैलकुलेट करिए और जोड़ लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। जब आप इसको हल करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा ये आएगा 105 लाख, लगभग 105 लाख। बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला है कि 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब कि 7200 मूलधन है, 9 महीने के लिए दिया जा रहा है, जो रेट है ये है 50/3 और ये सालाना लगेगा। आप बता दीजिए कि यहाँ पे कितना लगेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पे मूलधन कितना है 7200, दर कितना है 50/3 और समय कितना है 9 महीने और सालाना जोड़ना है, यानी कि 9 को आप साल में बदल देंगे तो 9/12 हो जाएगा और फार्मूला में 100 होता है। 100 होता है ना। अब आप इसे हल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 3 बार में ये कट गया और 12 6 72 हो गया, यानी कि ये हो गया 300 और 3 तिले के 900, यानी कि आपका उत्तर होगा 900 रुपए। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं काउंट करिए, आपका जो भी फार्मूला हो, जो भी तरीका हो उससे, और हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हम रुकेंगे 1 मिनट। उन लोगों को बता दें कि ये वीडियो रेलवे और रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। पहले तो इसके कई सारे तरीके हैं, एक जो रैंडम तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। पहले काउंट करना शुरू करेंगे एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए 9 10 11 12, इसके बाद नीचे वाला ये 13 14 15 और ये 16, ये हो गए 16। इसके अलावा देखिए अब आपको कहां से इसमें मिलने वाला है, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। तो अभी तक आपने सारे बाहर बाहर वालों को देख लिया था, अब 16 हो गए थे। अब देखिए ये वाला 17, यहां से ये 18, यहां से ये 19 और यहां से ये 20, यानी कि इसमें कुल मिला के 20 त्रिभुज होंगे। अगला है कि 1 मार्च 2019 को किस कंपनी के द्वारा इथियोपियर इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। ये किस कंपनी को दी गई यही पूछा गया है और ये मिला था टाटा स्टील को, भारत की टाटा स्टील को। अगला है कि 22 फरवरी 2018 को त्रिपुरा का प्रथम मेगा पार्क फूड बनाया गया था और आपसे ये पूछा गया है कहाँ पे, तो ये बना था उसकी राजधानी अगरतला में। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उनके क्रमांक के अनुसार मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्य का योग सबसे अधिक होगा। मतलब कि एच को अगर 8 लिखा जाए, ई को 5 लिखा जाए, ए को 1 लिखा जाए, इस तरह जो जिसका जो नंबर आता है तो किसका मूल्य सबसे ज्यादा होगा जोड़ने पर। देखिए जाहिर सी बात है कि जिसमें ज्यादा पीछे वाले नंबर होंगे उनका ज्यादा होगा। अगर आप इसमें से देखेंगे हर्ट को ART, इसका कितना होगा, इसका होगा 8 5 1 और 18 20, आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 52। इसके अलावा लीवर है LIVER, तो लीवर का आप देखेंगे तो होगा 12 9
22, 5 और 18 का होता है 18। ये हो जाएगा 23, 23, 22, 45, 45, 9 यानी कि हो जाएगा 66। इसके बाद हो जाएगा लंग्स का। देखिए आपको तेज कैलकुलेशन करना आना चाहिए और इसका कोई फार्मूला नहीं है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 73। और एक है तीत, तो तीत का होता है इसका 20, 5, 5, 20 और 8 यानी कि हो जाएगा 58। बस देख लीजिए किसका है, ये वाला लंग्स का है और यही आपका उत्तर होगा। अगला है कि 4 छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों ओर बैठी हैं, मतलब एक चौकोर मेज है और इसके चारों तरफ मंजू अंजू के दाएं ओर बैठी है तथा बीना कमला की बाएं ओर बैठी है। तो बताइए कि कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी है जबकि कमला अंजू की बाएं ओर बैठी हो। मतलब एक टेबल है इस तरह का, हम बैठाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्यों ना हम इसको डिलीट कर दें। ठीक है, परीक्षा में भी आपको इसी तरह टेबल नहीं बनाना चाहिए, इसी तरह हल करना चाहिए, आसानी से हल कर पाएंगे। कह रहा है कि कमला अंजू के बाएं ओर बैठी है, कमला अंजू के बाएं ओर बैठी है, यानी कि यहाँ पे अगर आप कमला बना दें तो यहाँ पे आपको अंजू बनाना पड़ेगा। ये अगर हम मुंह अंदर करके बैठने की बात करें तो मंजू अंजू के दाएं ओर बैठी है, अंजू के दाएं ओर बैठी है मंजू। ठीक, तथा बीना कमला के बाएं ओर बैठी है, बीना कमला के बाएं ओर बैठी है। कमला है इसका बाएं, क्योंकि हम अंदर मुंह करके बैठा रहे हैं। तो बताइए कि कौन सी दो छात्राएं हैं जो कि आमने सामने बैठी हैं। तो बिमला और अंजू आमने सामने है, बिमला और बीना और अंजू। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो बैठता है। मंजू और कमला, मंजू और कमला ये भी बिल्कुल सही है, मंजू और अंजू ये गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 73 नंबर की इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है जो कि 21 76 को विभाजित करने के समय 9 शेष छोड़ती है। मतलब कौन है जिसको अगर हम 21 76 में भाग दें तो 9 शेष आएगा। तो इसके लिए कई तरीके हैं। 9 शेष छोड़ने का क्या मतलब है कि 9 शेष जब भी वो संख्या छोड़ेगी, जाहिर सी बात है कि 9 से के आसपास के जो नंबर होंगे उससे वो भाग नहीं जाता होगा। यानी कि आप चाहे तो पहले तो सबसे भाग दे के देख लीजिए, अगर आप भाग दे के देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका 197 ही होगा क्योंकि ये बड़ा है और इसमें 9 शेष छोड़ देने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और इसीलिए बनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। गीतांजलि किसकी रचना है? देखिए इसीलिए इनको नोबेल भी मिला। भारत में सबसे पहला नोबेल मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, और गीतांजलि जो इनकी रचना है ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। क्या आप बता सकते हैं भारत में दूसरा नोबेल किसको मिला? 1930 में मिला था सीवी रमन को। क्यों मिला था? रमन इफेक्ट के लिए, फिजिक्स में मिला था। अगला है कि 3 का पावर x + 2 बराबर है 243। तो बता दीजिए कि x की वैल्यू क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान है, क्योंकि आपको अगर पता हो कि मतलब कि 3 का पावर कितना करेंगे तो 243 हो जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये 3 का पावर होता है 5, क्योंकि अगर आप 3 का पावर देखिए, अगर 3 का आप देखेंगे इस तरह 3 चलिए के 9 3 27 या 81 और 81 का 3 करेंगे तो हो जाएगा 343, यानी कि 3 का पावर 5 होता है। ठीक है, तो अब x + 2 के बराबर आ गया 5, यानी कि x के बराबर आ गया 3, और ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर आप रेलवे के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल आसान है ये। अगला देखते हैं 77 नंबर कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उनके अंकित मूल्य का 90% है, अंकित मूल्य पर 1% छूट देने के पश्चात लाभ परसेंटेज कितना होगा। देखिए पहले आप ये जानिए कि अंकित मूल्य क्या होता है। तो अंकित मूल्य ये होता है जो उस पर प्रिंटेड रहता है, अंकित रहता है। मान लीजिए कि वो वस्तु पे 100 रुपए लिखा गया है, तो कह रहा है कि उसका जो क्रय मूल्य होगा उसका 90% होगा, यानी कि 90 रुपए में दुकानदार खरीदा है और 100 रुपए में बेचने के लिए उस पर लिख दिया है। अब कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी गई, इस पर 1% की छूट दी गई, इस पे
यानी कि अब ये 100 रुपये पे नहीं बेच करके 99 रुपये पे बेचा जाएगा। खरीदा गया था 90 रुपये का, बेचा जाएगा 99 रुपये का, तो कितना परसेंट लाभ हुआ? लाभ निकालने के लिए 99 में से 90 घटा के 90 से भाग देके गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10 गुणे 9 गुणे 100। इससे आप इसको कटा सकते हैं, इससे आप इसको कटा सकते हैं, सही उत्तर होगा 10%, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह आप लगाएंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। हमने मैथ की ढेर सारी वीडियो इस तरह की बनाई हुई है, आप जाके उन्हें देखिए। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? इसका एक फार्मूला होता है, छोटे घनों की संख्या बराबर है, पूरा होता है कि बड़े घन का आयतन बराबर है छोटे घन का आयतन। अब बड़ा घन क्या है? 18 सेंटीमीटर है, तो आयतन बराबर 18 गुणे 18 गुणे 18। छोटा घन का आयतन क्या है? 3 सेंटीमीटर है, 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 तिली के 9, 9 दूना 18 और 3 छक 18, 6 दूना के 12 और 12 का गुणा हो जाएगा 18 में, और ये आपका उत्तर होगा 216। यानी कि 216 घन बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए तो आपका ये फार्मूला है, आप उसी से आसानी से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्या कौकों में होता है? नहीं, परजीवों में नहीं होता है, जंतुओं में भी नहीं होता है, ये होता है केवल और केवल हरे पौधों में। तो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का कि एक पासा के 4 फिगर आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि 2 के उल्टा क्या होगा। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको हमेशा उस तरह के फिगर का प्रयोग करना चाहिए जिसमें 2 नंबर सेम हो। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। तो एक तो ये तरीका है कि 3 4 से कैंसिल हो गया तो आपका 2 का उल्टा हो जाएगा 5, यानी कि 5 इस तरह बता सकते हैं। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आता है, इसका उत्तर 5 होगा ही होगा। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता है तो इस खाने को लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे हम दूसरे खाने को लेते हैं, 3 है, 5 है, 4 है। अब देखिए, अगर इस 3 को हम मतलब इस पासा को एक बार ऊपर की तरफ करें, मतलब कि ये 3 यहाँ पे आ जाए, तो ये 2 कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है कि जब एक बार इसे हम उल्टा कर रहे हैं और ये 3 यहाँ पे जाएगा तो ये 2 इस 3 के इधर चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा जो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन 4 वहीं पे रहेगा। अब जब ये 3 यहाँ पे आ गया तो जो हमारा 2 है इसके पीछे चला गया है, जो हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन अब इस फिगर से मिलाइए, इसके ऊपर 3 है, इसके साइड में 4 है, इसके ऊपर 3 है, इसके साइड में 4 है, लेकिन इसके सामने है 5, यानी कि यहाँ पे हो गया 5 और पीछे हो गया 2, यानी कि 2 का उल्टा क्या होगा? 5 ही होगा। इस तरह आप लगा सकते हैं। देखिए अगला है 82 नंबर की, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और इसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो कि प्रश्न में दिए गए मूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे मेजरमेंट लिखा है और बताना है कि इसके शब्दों को मिला करके कौन बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि पहला को नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें आई है और इसमें कहीं पर आई नहीं है। दूसरे को आप देखेंगे तो दूसरे को भी नहीं बनाया जा सकता है, और दूसरे को नहीं बनाने का कारण यह है कि इसमें एक ही यस है और इसमें 2 बार यस है। उसी तरह आपको आगे चेक करना होगा। तीसरे को आप चेक करेंगे तो तीसरे को भी आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें यल है और इसमें यल नहीं है। अब बस एक ही ऑप्शन बचा और यही सही होगा। वैसे आप देख सकते हैं यम ए है तो यम ए है, यस टी ई आर यानी सब है, यानी कि चौथे वाले को आप बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह हल होता है। 43 नंबर है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली है। यह एक बिजली के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय का सेकंड लेगी? खंभा, पोल या फिर कोई आदमी, इस तरह के जो भी हैं इनको पार करने में वो अपनी बराबर दूरी तय करती है। तो हमारा जो फार्मूला होता है चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हुआ? वो अपनी बराबर दूरी तय करेगी 540 मीटर। समय कितना लगा? तो समय लगा है, समय नहीं पता है तो समय को हम छोड़ देंगे। चाल कितना है? 18 मीटर
18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति घंटा सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। टी का मान निकालेंगे तो 540/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 108 सेकंड। ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा कौन करता है। जो गतिशील विद्युत आवेश है ये पैदा करता है कोई भी मैग्नेटिक एरिया, जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा ये गतिशील विद्युत आवेश पैदा करेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले डाल्टन ने नहीं किया था, श्रोडिंगर ने नहीं किया था, ये किया था निल्स बोर ने। 86 नंबर है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम करा देते हैं। सबसे पहले आपको 5, 6, 8, 9 तथा 12 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा जो कि होगा 360। आप निकालिएगा, हाँ 360 ही होगा। जब ये 360 आ गया यानी कि अभिष्ट संख्या होगी 360 के प्लस 1। क्यों 1? क्योंकि 1 शेष बच रहा था। अब इसको हमें 13 का गुणज बनाना है। तो 13 का इसको गुणज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू क्या रखें कि ये 13 से कट जाए। 1 रख के देखेंगे नहीं कटेगा, 2 रख के देखेंगे नहीं कटेगा, 3 रख के देखेंगे नहीं कटेगा। अगर के की वैल्यू आप 2 रख के देखिए, ये हो जाएगा 720, 721। 13 से कटाइए, 13 से नहीं कटेगा। इसी तरह आपको 1, 2, 3, 4 की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख के देखना है और ये आपका सही उत्तर होगा 10 पे। 10 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 1, यानी कि ये 3601 जो कि 13 से कैंसिल हो जाता है, यानी कि वो अभिष्ट संख्या कितनी होगी 3601। ऑप्शन नंबर 4। आप चाहे तो इसे विकल्प से लगा सकते थे। 1 रख के देखेंगे ये आ गया, 2 पे ये आ गया, 3 पे ये आ गया। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9 को मत चेक करिए क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधे 10 को चेक करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन का एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि जब किसी का औसत दिया गया हो और प्रत्येक में एक नंबर से गुणा करेंगे तो उसके औसत में भी उसी नंबर से गुणा हो जाएगा। पहले औसत 7 था, प्रत्येक में 12 से गुणा कर रहे हैं यानी कि औसत हो जाएगा 84। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे देखिए आकृति का अध्ययन करिए और दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। आयत सॉफ्टवेयर कंपनी को दर्शा रहा है, त्रिकोण ग्रामीण है, वृत्त पोस्ट ग्रेजुएट है और वर्ग पी है। पीओ को, जो पीओ लोग हैं उनको बता रहा है वर्ग। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है ये देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मिसटाइपिंग हुई है। अगर आप देखेंगे 88 नंबर वाले को, तो क्योंकि यहाँ पे सबका डिटेल तो दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि आपको करना क्या है। तो इसमें ये बताना है आपको कि इसको देख करके आगे वाले क्वेश्चन को हल करना है। जैसे इसको सही कथन चुनिए। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, तो पीओ कौन है? ये जो है ना ये पीओ है। कर्मचारी कौन है? कर्मचारी ये हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ पीओ लोग कर्मचारी हैं क्योंकि इसमें ये दिया गया है, यानी कि इसका जो ये पहला वाला सही है, बाकी तो गलत ही होगा। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? जिस व्यक्ति को एक रोग हो जाए दूरदृष्टि का, चाहे नहीं भी हो, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक उसका निकटतम बिंदु चला जाएगा, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति का 25 सेंटीमीटर होता है। जब उसको दूरदृष्टि हो जाएगा तो ये 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में हम प्रयोग करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन डालते हैं ताकि हम उस पानी को आसानी से पी सकें। यहाँ पे देखिए 91-92 को आपको तर्क देना है कि अगर आपका केवल पहला तर्क सही है तो पहला उत्तर देना है, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा तर्क तभी देना होगा जब दोनों में से कोई सशक्त नहीं है, और चौथा उत्तर दीजिए अगर दोनों ही सशक्त हैं।
कथन है कि क्या भारत को परमाणु बम बनाने चाहिए, बताइए। तर्क है कि हाँ, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना अनिवार्य है, नहीं इससे एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, बताइए। देखिए, एक चीज समझिए कि क्या अगर भारत परमाणु बम नहीं बनाएगा तो भारत को छोड़ करके जो एशियाई देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे, या फिर ये जो परमाणु बम बना चुके हैं पहले से, ये ज्यादा पावरफुल थे तो ये लोग पहले ही बना लिया है। तो जब ये पहले से बना लिए तो क्या अगर हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे तो ये अपने पुराने परमाणु बमों को खराब कर देगा? बिल्कुल ये लोग खराब नहीं करेंगे, ये लोग रखे रहेंगे। और रखे रहेंगे तो जरूरी है कि आपको भी अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए परमाणु बम रखना चाहिए। इससे संतुलन उंतुलन कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि देखिए जो देश पहले से ज्यादा पावरफुल थे वो पहले ही बना लिए हैं, और अब हम जाके अगर नया रूल लगा दें कि 2020 में कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, तो जो पहले से बनाए रखे हैं कभी युद्ध होगा तब तो हमको आसानी से हम पे हमला कर सकते हैं और हम पालन करेंगे रूल का। तो ये बिल्कुल गलत है, हमें परमाणु बम बनाना चाहिए। क्या भारत में सरकारी कर्मचारी के हड़ताल पर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क है कि हाँ, यही कर्मचारियों को अनुशासित रखने का एकमात्र तरीका है, नहीं इससे नागरिक अपने लोकतंत्र अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। देखिए, कानून में एक चीज है कि कहीं पर भी आप इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी शस्त्र के, और अगर परमिशन की जरूरत है तो आपको वहां पर परमिशन भी लेनी पड़ती है। हालांकि ये हर जगह नहीं है, कुछ जोन है जहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। तो क्या आप इनको पूरी तरह से कह देंगे कि आपको हड़ताल पे नहीं जाना है, और ऐसा करने से आपको लग रहा है कि कर्मचारी अनुशासित रहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नागरिकों को संविधान से अधिकार मिला है उसे आप नहीं रोक सकते हैं, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग से k गुनी है। मतलब कि मान लीजिए कि वो संख्या 93 है तो ये k गुनी है उस अंकों को अगर हम जोड़ दें, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो हम इस तरह के सवाल को हल करने के लिए मान लेंगे कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। जब हम इसको संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 10x प्लस वाई बराबर है k गुना होना चाहिए x प्लस वाई के। ठीक है, अब आप सब जगह माइनस कर दीजिए, तो माइनस 10x माइनस वाई माइनस के एक्स माइनस के वाई। अब क्या करिए कि दोनों तरफ 11x और प्लस 11y जोड़िए, दोनों तरफ जोड़ेंगे ताकि मान में कोई अंतर ना आए। ठीक है, अब इसमें से ये घट जाएगा, बचेगा x, इसमें से ये घट जाएगा, बचेगा 10y। इधर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस के, इसे आप हल करिएगा और हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए, अब यहाँ पे हल करने से आपको क्या पता चला कि जो आपका उत्तर होगा ये 11 माइनस के गुना होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कब लग गया आपको पता भी नहीं चला होगा। तो इस तरह के जो खास क्वेश्चन होते हैं उन पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अगला है कि गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु क्या करते हैं, ये बताइए। देखिए, अगर हम बात करें परम शून्य ताप पे तो शून्य हो जाते हैं, मतलब कि रुक जाते हैं, गति को रोक देते हैं। चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? अगर आप प्रति ग्राम की देखें, मतलब कि कौन है जो कि कम रहेगा तभी भी ज्यादा ऊर्जा देगा, यह है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कहा जाता है इसको, कि भविष्य में जब पेट्रोल डीजल कुछ नहीं बचेगा तो हाइड्रोजन थोड़ा भी रहेगा तो बहुत काम चलाएगा। अगला है कि साइन 2 थीटा बराबर 1/2 कास 75 माइनस थीटा का मान क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो आप खुद भी इसे हल करिए। देखिए, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? ये तो पता ही होगा, 30 डिग्री का, यानी 2 थीटा बराबर 30, यानी थीटा बराबर कितना हो गया
15। ये तो आपको पता ही चल गया, थीटा बराबर है 15। अब कह रहा है कि कास 75 माइनस थीटा, थीटा का मान आ गया 15, इसका मान बताइए। तो ये हो जाएगा कास 60 डिग्री, और कास 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत कहीं पर भी, कहीं पर नहीं। कुछ उपयोगकर्ता प्रेषक हैं, कुछ उपयोगकर्ता मशीन है, तो बताइए कि इनमें से कौन सही है। ये उपयोगकर्ता हैं, सभी उपयोगकर्ता प्रेषक हैं, और कुछ उपयोगकर्ता मशीन है, इस तरह। ठीक है, कुछ प्रेषक मशीन है, कुछ प्रेषक मशीन है, बिल्कुल है। सभी प्रेषक मशीन है, नहीं, केवल पहला वाला सही होगा। यानी कि 98 का आपका जो उत्तर होगा ये केवल पहला वाला होगा। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपका चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपको एक क्वेश्चन में हम नहीं समझा सकते हैं। यहाँ पे फिगर हमने दे दिया है, ये सॉलिलिज्म होता है, आप रीजनिंग में आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए, देखते हैं 97 नंबर को। यहाँ पे एक दिया गया है और यहाँ पे जो पूछा गया है कह रहा है कि ECD इसका मान बताइए। ठीक है, इसमें AB यानी कि ये और CD ये समानांतर है। जब समानांतर है तो इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, इस तरह का हम बना लेंगे। अब ये देखिए, ये कोण बन गया यल। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम इधर बढ़ा लें तो ये हो गया यम। अब इसमें कह रहा है कि BAF मतलब ये कोण है, ये है 98 डिग्री का, यानी कि F, L और K ये भी 98 डिग्री का होगा। अब ये हो गया 144 डिग्री का, तो इसको निकालने के लिए आपको 180 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 36। जब ये 98 डिग्री का था तो इसको निकालने के लिए आपको 180 में से घटाना पड़ेगा, यानी 180 में से 98 घटा देंगे तो हो जाएगा 92। एल का हो जाएगा 92। सी का कितना होगा, तो केवल आप सी का निकालेंगे तो 180 में से घटाना पड़ेगा आपको 36 प्लस 82 को, और ये हो जाएगा 180 माइनस 118 बराबर 62, और यही आपका उत्तर होगा 62 डिग्री। अगला है कि अमोनिया का वह एक गुण कौन सा है, बताइए। इनमें से अमोनिया का, देखिए हमने 98 नंबर वाले को पीछे करा दिया था, तो आप 97 से सीधे 99 देख रहे होंगे। देखिए ये 98 नंबर है। अमोनिया का गुण पूछा है, तो अमोनिया देखिए इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ये बात की जा रही है अमोनिया यानी कि NH3 के। 100 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्कराज आनंद ने की थी, तो मुल्कराज आनंद ने एक रचना की थी, 1939 में यह प्रकाशित हुआ और इसका नाम था द विलेज। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। मतलब आपको पता है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलते हैं और गलत होता है तो 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, और अगर इसमें आपका स्कोर 60 प्लस है तो आप आसानी से अगली परीक्षा को पास कर जाएंगे। इसी तरह के वीडियोज के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।